नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आप सबके लिए लाए हैं जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हर एक तैयारी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है और आपके जूनियर, हाई स्कूल, इंटर के सिलेबस में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ज्ञानदीप क्लासेस में स्वागत है। और आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए जीएस से संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला हम आपके सामने लेके आए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप खुद को भी इसमें आजमा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं उसके उत्तर को आप यूट्यूब चैनल के कमेंट में जाकर के या हमारे कमेंट में जाकर के आप उसको टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपके लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह है कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आप सब, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे इस चीज को लेकर के कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है नाइट्रोजन गैस। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है और यह सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। और बाकी दूसरे नंबर पर अगर हमारा कोई आता है तो हमारा ऑक्सीजन है, जो लगभग आपका 20.9%, लगभग 21% कह सकते हैं कि लगभग 21% जो है ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली या दूसरी गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। और इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। या नीचे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा पदार्थ है, कौन सा तत्व है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा चांदी होता है, चांदी सबसे अत्यधिक, सबसे ज्यादा चालक का कार्य करता है या सबसे अत्यधिक अच्छा चालक माना जाता है विद्युत धारा का। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वह सही होगा। और चांदी के बाद अगर विद्युत धारा का सबसे अच्छा दूसरा कोई चालक माना जाता है तो आपका तांबा माना जाता है, कॉपर माना जाता है। इसी क्रम में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है, या मानव के शरीर में रक्त को साफ करने का अंग कौन सा है जो रक्त को साफ करने का काम करता है या रक्त को साफ करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत, डी किडनी। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए और देखिए क्या आपका जो ऑप्शन है क्या वो सही होता है या नहीं होता है। तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त को साफ करने का जो कार्य होता है वह किडनी के द्वारा होता है। किडनी जो हमारा होता है वह रक्त को साफ करने का काम करता है। तो अक्सर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही होगा, क्योंकि फेफड़ा जो है, फेफड़ा का कार्य जो होता है वह केवल गैसों के विनिमय का कार्य होता है, वह करता है। और हृदय जो है, हृदय केवल ब्लड को पंप करने का कार्य, या हृदय जो है ब्लड को शरीर के सभी भागों में ले जाने का कार्य करता है। और जो हमारा यकृत होता है, हमारा जो यकृत होता है वहां पर बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि जो हमारा पित्त रस होता है उसका निर्माण वहां पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, या भोजन में जो ऊर्जा पर्याप्त होती है उसको कौन से पैमाने पर हम नापते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैलोरीज। तो भोजन में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को मापने का कार्य कैलोरीज में किया जाता है या कैलोरीज में ऊर्जा को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पित्त कहाँ से निकलता है, या हमारे शरीर में जो पित्त है वह कौन से अंग से बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर, आप जल्दी जल्दी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा और आप अपने आप को आजमा सकते हैं क्या इसमें से आप कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है लीवर, बी है हृदय, सी है आपका पित्त। इसको जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, यह हो जाएगा आपका पित्ताशय। तो हमें मालूम है कि जो पित्त होता है, पित्त जो बनने का कार्य होता है वह हमारे यकृत में बनता है। और यकृत को हम अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वह सही होगा, क्योंकि जो पित्त बनता है वह हमारे लीवर या यकृत में बनता है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है पित्ताशय, पित्ताशय में
यकृत बनता नहीं है, बल्कि पित्ताशय में यकृत केवल संचित होता है, अर्थात लीवर में या यकृत में जो पित्त बन जाता है तो बन करके वह पित्ताशय में जाता है, पित्ताशय में वह संचित रहता है और आवश्यकता अनुसार वह भोजन में वहां से निकल करके मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि जो पित्त है कहाँ से निकलता है या कहाँ पर बनता है, तो लीवर में बनता है और आवश्यकता अनुसार वह पित्ताशय में संग्रहित होता है, पित्ताशय में वो एकत्रित होता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। छठवां प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं। छठवां प्रश्न में पूछा गया है विटामिन ए सबसे अत्यधिक किस में पाया जाता है? विटामिन ए की मात्रा निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा कौन से पदार्थ में पाई जाती है? हमारा पहला ऑप्शन है दाल। तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे या हमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि विटामिन ए सबसे अत्यधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है दाल। दाल में जो हमारी विटामिन है, हमारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वह दाल में पाई जाती है। हमारा दूसरा ऑप्शन मछली। मछली के बारे में आपको मालूम होगा, मछली में सबसे अत्यधिक मात्रा में हमारी विटामिन डी और प्लस इसमें विटामिन बी टू जो है वह मछली में पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है गाजर, जो हमारा गाजर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। गाजर, गाजर में विटामिन ए जो है सबसे अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और जो विटामिन डी है प्याज, आप प्याज में भी जानते रहिए कि प्याज जो है इसमें हमें विटामिन सी मिलता है और इसमें विटामिन बी सिक्स जो है हमें प्याज में मिलता है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है श्वेत रक्त कणिका कहलाती है, या श्वेत रक्त कणिका को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, या श्वेत रक्त कणिका को अन्य भाषा में या नेक्स्ट भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा है रेट्रोसाइट, ऑप्शन नंबर हमारा बी है ल्यूकोसाइट, सी है हीमोसाइट और डी है कोई नहीं। तो जो हमारा रेट्रोसाइट है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है रेट्रोसाइट, जिसको हम रिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रिथ्रोसाइट हम कहते हैं आपको जो है प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को रिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को ही हम श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। अर्थात इस प्रश्न का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम जो है श्वेत रक्त कणिका के नाम से जानते हैं, या श्वेत रक्त कणिका को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है किसे टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है, या टेबल साल्ट के नाम से किस जो है यौगिक को हम जानते हैं? तो हमारा जो है नीचे दिए गए प्रश्न का जो ऑप्शन है, पहला हमारा है ऑक्सीजन क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो टेबल साल्ट के नाम से जाने वाला जो तत्व है, जो यौगिक है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, जो सोडियम क्लोराइड, इसको टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है, या इसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे कि भोजन का जो पाचन है वह मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, या भोजन का पाचन शरीर के कौन से अंग में ज्यादातर होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है छोटी आंत, बी है ग्रास नली, सी है यकृत और ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है हृदय। तो हमें मालूम है कि जो हमारे भोजन का पाचन होता है वह ज्यादातर ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है कि छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का अधिकांश भाग जो है पाचित किया जाता है, या ज्यादा से ज्यादा जो भोजन हमारे शरीर में है वह जो है छोटी आंत में ही उसका पाचन होता है। आइए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, यानी सबसे पहले ऑक्सीजन को किसने, किसके द्वारा खोजा गया था, या किसने ऑक्सीजन की खोज की थी? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं रोनाल्ड रॉस, गोल्डस्टीन, प्रिस्टले और रॉबर्ट कोच। इनमें से आप कमेंट करके बता सकते हैं, जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। पहला ऑप्शन रोनाल्ड रॉस है। हमें मालूम है कि जो रोनाल्ड रॉस है इन्होंने जो है मलेरिया परजीवी की इन्होंने खोज की थी। मलेरिया परजीवी की खोज जो है हमारा रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। जो इस बात जो हमारा दूसरा है गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने जो है एनोड किरणों का खोज इन्होंने किया था, जिसको हम धन किरणों के नाम से जानते हैं या प्रोटॉन किरणों के नाम से भी जानते हैं। गोल्डस्टीन ने जो है धन किरणों की खोज या एनोड किरणों की खोज की थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी है प्रिस्टले, डी रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक
से संबंधित या बुखार से संबंधित जो जीवाणु होते हैं उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। और ऑप्शन नंबर सी जो प्रिस्टले हैं, प्रिस्टले ऑप्शन नंबर सी जो है इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। अर्थात इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा आपका सही सही वह हो जाएगा कि ऑक्सीजन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वह प्रिस्टले हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। आइए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने दिया गया है कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के हेतु प्रयुक्त होता है, या कौन से पदार्थ को या निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को हम पानी को शुद्ध करके पीने योग्य बनाते हैं। तो हमारा जो तत्वों के नाम दिए गए हैं जिसमें हमारा पहला देख रहे हैं हम क्लोरीन दिया गया है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा फ्लोरीन। अब बताइए, आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से तत्व जो हैं जिसका प्रयोग हम पानी को शुद्ध करने में करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, क्लोरीन का प्रयोग जो है हम पानी को शुद्ध करने में, पीने योग्य बनाने में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तांबे की गेंद को गर्म करके उस गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी तांबे की गेंद को अगर हम गर्म करते हैं, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका जो घनत्व होता है उसमें क्या अंतर आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्या वह घटता है या फिर क्या उसका घनत्व जो है बढ़ जाता है, या फिर उसका घनत्व पहले घटता है या फिर उसका घनत्व जो है आगे बढ़ना शुरू होता है। आप जवाब दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वह आपका सही होगा, क्योंकि तांबे की गेंद को जब भी हम गर्म करते हैं तो वह सिकुड़न होती है उसमें, या उसका घनत्व जो होता है वह घटता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि किस अम्ल का जो प्रयोग है वह सीसा संचालक बैटरी को बनाने में करते हैं, या किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो हमारा जो पहला अम्ल है एसिटिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा अब्सिसिक अम्ल। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन। आप देखिए क्या आपके द्वारा जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपने आप को आजमा सकते हैं क्या आपकी जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है क्या वो सही होता है या नहीं होता है। तो जो सीसा संचालक बैटरी होता है उसमें प्रयोग किए जाने वाला जो अम्ल होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सल्फ्यूरिक अम्ल वह आपका सही होगा, क्योंकि सीसा संचालक बैटरियों में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचालक बैटरी बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि विद्युत केतली में किस विधि द्वारा पानी गर्म होता है। यानी जो विद्युत केतली होती है अगर उसमें पानी को रखा जाता है गर्म करने के लिए तो कौन सी विधि के द्वारा वह जो पानी होता है वह गर्म होता है। क्या वह संवहन विधि द्वारा होता है, क्या वह विकिरण विधि द्वारा होता है, क्या वह चालन विधि द्वारा होता है, या फिर इनमें से किसी भी के द्वारा वह नहीं होता है। तो विद्युत केतली में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो चालन विधि जो होती है, चालन विधि के द्वारा जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चालन विधि के द्वारा जो है विद्युत केतली में रखे हुए पानी का तो हम आसानी से गर्म करते हैं या गर्म किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वह कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपको नीचे दिए जाने वाले जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बेरी बेरी, दूसरा हमारा रिकेट्स है, तीसरा स्कर्वी है और चौथा रतौंधी है। तो विटामिन ए की कमी से जो हमारा रोग होता है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी रतौंधी। जो रतौंधी रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा रतौंधी सही हो जाएगा। जो हमारा बेरी बेरी रोग है, बेरी बेरी रोग हमारा जो है विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग है। इस बाद जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उससे आप संतुष्ट होंगे, उसमें आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चन, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो अभी आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप जरूर कमेंट और लाइक करके बताइए और कमेंट करके बताइए कि क्या जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है। तो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है। हमारे शरीर में जो कणिकाएं होती हैं, जो रुधिर होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जिसको आप जानते ही होंगे। पहला आपका आरबीसी होता है जिसको हम लाल रुधिर कणिका के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी होता है
इसको श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं, और एक हमारा रुधिर प्लेटलेट्स होता है। तो उसमें से जो आपका पहला है कि लाल रक्त कणिका जो होता है वह शरीर के किस अंग में उसका निर्माण होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन है प्लीहा, दूसरा है अस्थिमज्जा, तीसरा है यकृत, चौथा है अग्नाशय। तो आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अंग में जो हमारे लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वह ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है कि अस्थिमज्जा में जो है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एकास्टिक विज्ञान है, यानी जो हमारा एकास्टिक विज्ञान है वह विज्ञान किससे संबंधित है। यह एकास्टिक विज्ञान कौन से पदार्थ से, कौन से भाग से संबंधित है। पहला है ऑप्शन कि प्रकाश से संबंधित है, दूसरा है ध्वनि से संबंधित है, तीसरा जलवायु से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है कि धातुओं से संबंधित है। तो हमारा जो एकास्टिक विज्ञान है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ध्वनि से संबंधित है। एकास्टिक विज्ञान, ध्वनि से संबंधित विज्ञान को हम एकास्टिक विज्ञान या ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। और प्रकाश से संबंधित विज्ञान को हम प्रकाशिकी कहते हैं, और जो हमारा जलवायु से संबंधित विज्ञान है उसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं या जलवायु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। यानी अगर हम पानी को चाक के साथ मिक्स कर दें, मिला दें, और उन दोनों को अगर हमें पृथक करना पड़ जाए, उन दोनों को अगर हमें अलग करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो हम किस विधि के द्वारा या किस तरीके से उसको अलग करने का काम करेंगे, या उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा है सामने कि जो है पानी और चाक के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है उबालकर, बी हमारा है कि वाष्पन के द्वारा, या सी हमारा है छानकर, या उपयुक्त सभी विधियों के द्वारा। तो जो पानी को और चाक को पृथक करने का कार्य जो होता है वह छान करके, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही होगा कि पानी और चाक के मिश्रण को हम छान करके पृथक कर सकते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है कि फिल्टर पेपर को लेकर के जब हम पानी और चाक को छानते हैं तो चाक जो है और पानी से आसानी से पृथक हो जाता है या अलग हो जाता है। इसी के साथ आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 से बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, या परमाणु के नाभिक में इनमें से क्या पाया जाता है। आप इसके उत्तर को कमेंट में कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके अपने जवाब को कमेंट में लिख सकते हैं और देखा जाएगा कि क्या आपका जवाब सही होता है या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है न्यूट्रॉन, बी हमारा है प्रोटॉन, सी हमारा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और हमारा डी है कि इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा जो अवयवी कण है, क्योंकि ये सब नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन के अंदर पाए जाने वाले ये सब अवयवी कण हैं, तो इनमें से कौन सा जो कण है जो नाभिक के अंदर पाया जाता है। तो हमें मालूम है कि एक जो नाभिक होता है वह नाभिक के चारों ओर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है अपनी अपनी कक्षाओं में जो है वह चक्कर लगाते हैं। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक में ना होकर के नाभिक के बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यह नाभिक के अंदर उनकी जो दीवारें होती हैं उस नाभिक के अंदर वह जो है अस्थायी रूप से पाए जाते हैं। तो अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है। हम देखते हैं बरसात में जब जो बूंदें हैं जब वो जमीन पर आसमान से गिरती हैं तो वह गोल होती हैं। उनके गोल होने का क्या कारण है, क्यों वह किस वजह से गोल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है केशिकत्व, बी जो हमारा है पृष्ठ तनाव, सी संचालन, या डी विकिरण। आप इसको भी बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही है। तो हमें मालूम है कि जो केशिकत्व होता है, केशिकत्व किसे कहते हैं, अगर किसी परखनली में किसी ग्लास में अगर पानी रखा हो उसमें कोई कीप रख दिया जाए तो कीप में अगर कोई जल की बूंदे जो हैं अगर वो ऊपर चढ़ जाती हैं जल के लेवल से, ग्लास के लेवल में रखे हुए पानी से, तो उस चीज को हम केशिकत्व को कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है वर्षा की बूंदों के गोल होने का तात्पर्य है तो जो आपका पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है कि जो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंदों का जो आकार होता है वह गोल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पृष्ठ तनाव यह हमारा सही होगा। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप आसानी से बता सकते हैं। नींबू क्या है? एक खट्टा पदार्थ है, आप सभी परिचित होंगे, सब अच्छी तरह से जानते हैं और हमें बार-बार ये बताया जाता है, हमें बार-बार ये पढ़ाया जाता है कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सभी खट्टे फलों में पाए जाने वाला जो विटामिन है, वो हमारा कौन-सा है? सी। तो अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये विटामिन सी जो है नींबू में पाया जाता है या खट्टे फलों में जो विटामिन सी पाया जाता है क्योंकि उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके लिए कि जो रेबीज होता है, जो कुत्ता, बंदर, बिल्ली इन सब के काटने से जो हमारा एक रोग होता है, यह रोग की जो खोज है उसका उपचार के लिए जो टीका बनाया गया था, उस टीके की खोज सबसे पहले किसने की थी? कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है लुई पाश्चर, जो आपका लुइस, इनका शुद्ध नाम जो है लुइस पाश्चर था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अगर आप उसको अपने सिलेबस पर नोट कर रहे हो तो इसको लुइस पाश्चर कहते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है लुइस पाश्चर, दूसरा है रॉबर्ट हुक, तीसरा रॉबर्ट कोच और आपका ऑप्शन नंबर डी है कि रॉबर्ट रॉस। तो हमें पता है कि जो हमारे रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने सेल की खोज की थी, अर्थात इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच और रॉबर्ट रॉस को भी आपको ऊपर बताया गया कि इन्होंने किस किस पदार्थों की खोज की थी। और जो इसमें आपको रॉबर्ट रॉस के बारे में आपको यह बताया गया था, रॉबर्ट रॉस जो थे इन्होंने जो मलेरिया के परजीवी होते हैं उसकी इन्होंने खोज की थी। और जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने तपेदिक से संबंधित जो जीवाणु होते हैं उसकी खोज की थी। और जो लुईस पाश्चर है यह हमारे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि लुईस पाश्चर ने ही रेबीज के टीके का जो है आविष्कार किया था, इन्होंने उसकी खोज की थी। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका मान कितना होता है? क्योंकि हमें मालूम है क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का मतलब होता है वह निश्चित ताप, जिस ताप पर जल जो है वह द्रव से वाष्प बन जाए, वही टेम्परेचर, वही तापमान क्वथनांक कहलाता है। लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वह द्रव रूप से वाष्प रूप में परिवर्तित होने लगता है या वह जल से भाप बनने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारा वह डिग्री सेल्सियस में ना पूछ करके डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाने वाला यह सवाल है। तो हमें मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है 112 होता है। और यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है कि 212, यह हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि शुद्ध जल का क्वथनांक अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो जल होता है वह जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माइका क्या है? विज्ञान में जो माइका है वह किससे संबंधित है या माइका क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि यह एक विद्युत का सुचालक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी है कि यह विद्युत का एक कुचालक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है कि दोनों, यह सुचालक भी है और एक कुचालक भी है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है कि यह दोनों में से कोई भी नहीं है, ना तो यह सुचालक है ना तो यह कुचालक है। तो आप बताइए, आप बता सकते हैं कि माइका जो है इनमें से कौन सा पदार्थ है या कौन सा तत्व है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो बी सही है कि माइका जो है एक विद्युत का जो कुचालक पदार्थ है या विद्युत का कुचालक है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी है वह सही हो जाएगा। इसी के साथ चलिए हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये क्वेश्चन बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको बता दिया जाता है कि पीयूष ग्रंथि जो है यह एक ऐसी ग्रंथि है जिसका आकार मक्का के दाने के बराबर होता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको दूसरी भाषा में मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना इसी का कार्य होता है, अर्थात उनका संचालन पीयूष ग्रंथि के ही माध्यम से किया जाता है। तो यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आप खुद
खोजिए और कमेंट करके बताइएगा कि पीयूष ग्रंथि जो है वह हमारे शरीर के कौन से अंग में पाया जाता है, या हमारे हृदय में पाया जाता है, या हमारे या मस्तिष्क में पाया जाता है, या हमारे मेरुदंड में पाया जाता है, या फिर यह हमारे किडनी में पाया जाता है, या हमारे वृक्क में पाया जाता है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर से अगले जीएस से संबंधित कुछ और क्वेश्चन को लेकर के बहुत ही अच्छी तरह से। और उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों का जो अध्ययन कराया गया उससे आप अवश्य ही संतुष्ट होंगे। और आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञानदीप एक्सीलेंट या एक्सीलेंट ज्ञानदीप क्लासेस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें।